Hello, how are you all? I hope so that you all are fit and fine. And as I have told you in my last video, that from today we will start our Sanskrit chapter. Okay बेटा? So संस्कृत का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ आपको मैं बता दूं जो इम्पॉर्टेंट है. ये हमारा संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर है जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे. बट आपकी बुक में इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इस आपकी बुक में जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको मिलेंगे वो आर्ट साइड वाले बच्चों के हैं और वो लास्ट ईयर साइंस और कॉमर्स में जुड़े थे लास्ट ईयर के सिलेबस में. बट जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा कि अभी सिलेबस फिर से घटाया जा रहा है और वो दोनों चैप्टर्स काफ़ी टफ हैं. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अभी तो हमारे पास सिलेबस है नहीं नया कि कौन सा चैप्टर आएगा कौन सा नहीं आएगा. अभी तो आई एम नॉट हैविंग दिस सिलेबस एंड आई हैव ट्राइड टू फाइंड बट आई हैव नॉट फाउंड दैट. बट मुझे लगता है कि शायद वो दोनों सिलेबस से घटाए जाएंगे क्योंकि वो काफ़ी टफ चैप्टर्स हैं. इसलिए आपका ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और सरल भी है. तो हम लोग इसी को पहले संस्कृत में पढ़ेंगे. ठीक है, समझ में आया आपको? तो पहले हम थर्ड और फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे. ध्यान से सुनिए, पहले हम थर्ड और फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे संस्कृत में और उसके बाद अगर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी आपके कोर्स में होता है तो वो हम पढ़ाएंगे. ठीक है, और अगर सामान्य हिंदी और आर्ट साइड का कोर्स अलग अलग होता है, ठीक है, तो भी ये चैप्टर सबके कोर्स में है. ये भी एक रीजन है. एक तो ये कि वो आर्ट साइड के बच्चों को पढ़ना है और लास्ट ईयर उनको साइंस और कॉमर्स के बच्चों को पढ़ना था, तो मे बी वो चैप्टर्स आपके सिलेबस से हटा दिए जाए. और दूसरी चीज़ ये कि अगर आर्ट्स वाले बच्चों को वो चैप्टर्स पढ़ने भी हैं दोनों नए सिलेबस में जो अभी रिवाइज सिलेबस यूपी बोर्ड भेज रहा है हम लोगों के पास, तो वो चैप्टर मैं आपके बाद मिलूंगी क्योंकि वो दोनों चैप्टर काफ़ी टफ चैप्टर हैं. तो सबसे पहले आज हम ये चैप्टर संस्कृत भाषाया महत्वम शुरू करेंगे जिसका अर्थ है संस्कृत भाषा का महत्व. तो फर्स्ट चैप्टर हम आपको संस्कृत भाषाया महत्वम पढ़ाएंगे और इसका मतलब है संस्कृत भाषा का महत्व. और ये सारे क्लासेस के बच्चों को पढ़ना है, मतलब सारे स्ट्रीम्स के बच्चों को. समझ में आया? मतलब साइंस के बच्चों को, आर्ट्स के बच्चों को, B1 B2 आर्ट्स और कॉमर्स चारों सेक्शंस को ये चैप्टर पढ़ना है. और ये हर साल का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड का और अच्छा चैप्टर है. इसमें संस्कृत भाषा का महत्व बताया गया है. तो मेरा जो एक्सपीरियंस और जो इंट्यूशन है उसके हिसाब से ये चैप्टर आपके कोर्स में रहना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से आपका चैप्टर शुरू कर रही हूँ. ठीक है, और इस चैप्टर के बाद मैं आपका फोर्थ चैप्टर लूँगी क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स कंपैरेटिवली इजी हैं और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बोर्ड के. फिर अगर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर भी आपके बोर्ड के सिलेबस में होता है तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स. इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके, सो एज यू नो कि चाहे साइंस वाले बच्चे हों चाहे आर्ट्स वाले बच्चे हैं, जो चैप्टर्स बच्चों के आते हैं उसमें साइंस वाले और कॉमर्स वाले बच्चों को केवल अनुवाद आता है. क्या आता है? केवल अनुवाद आता है. और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर भी आते हैं. अब चूंकि ये एक कॉमन चैप्टर है जो मैं सारे बच्चों के लिए बता रही हूँ, सारे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, ध्यान से इस बात को समझिएगा आप. साइंस और कॉमर्स के बच्चों को, मतलब B1 B2 और कॉमर्स के बच्चों को केवल चैप्टर का अनुवाद एग्जाम में लिखने को आएगा, जिसे आप व्याख्या या अर्थ कहते हैं हिंदी में. बट संस्कृत में हम उसे क्या कहते हैं? अनुवाद, क्योंकि टू द पॉइंट आपको अर्थ लिखना होता है, दैट इज कॉल्ड अनुवाद. और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं आपके, आर्ट्स वाले बच्चों को इसके क्वेश्चन आंसर भी आएंगे. तो आर्ट्स वाले बच्चों को अलग से मैं क्वेश्चन आंसर का PDF भेजूंगी. वो जो सेकेंड ईयर आर्ट्स है वो उन क्वेश्चन आंसर्स को नोट करेगा. ठीक है, समझ में आ गया? तो आई होप सो कि आपको ये कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. ये चैप्टर सारे बच्चों को पढ़ना है, सारे सेक्शंस के बच्चों को पढ़ना है और यही आपका संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर होगा. साइंस और कॉमर्स के बच्चों को एग्जाम में केवल अनुवाद लिखने को आएगा और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको क्वेश्चन आंसर भी लिखने को आएंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. संस्कृत भाषाया महत्वम. संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व. संस्कृत भाषा का महत्व. ठीक है, देखिए, धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जन मानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी
शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। फिर से पढ़ रही हूँ। धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदेह प्रस्विनी सुर भारती। विद्यामानेषु निखिल विश्वेपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं च वर्तते। इयं भाषा संस्कृत नाम्नामपि लोके प्रथिता अस्ति। पहले ये 3 वर्ड लाइन हम लोग देखते हैं। धन्यो अयम, धन्यो अयम, धन्य धन अयम। धन्य मतलब धन्य है, अयम मतलब यह। भारत देश, यह भारत देश धन्य है। क्या है? यह भारत देश धन्य है। यत्र जहाँ, समुल्लसति, समुल्लसति मतलब सुशोभित होती है। समुल्लसति मतलब सुशोभित होती है। जनमानस पावनी, जन के अर्थात मनुष्य के, मानस को अर्थात चित्त को पवित्र करने वाली। जनमानस पावनी मनुष्य के चित्त को पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्भाविनी, भव्य भावोद्भाविनी मतलब भव्य भाव धन उद्भाविनी। क्या? भव्य भाव धन उद्भाविनी। भव्य मतलब सुंदर, भावों मतलब भावों को, उद्भाविनी मतलब उत्पन्न करने वाली। भव्य भावोद्भाविनी अर्थात सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रस्विनी, शब्द मतलब शब्दों को, संदोह मतलब समूह को। शब्द मतलब शब्दों के, संदोह मतलब समूह को, प्रस्विनी मतलब जन्म देने वाली। शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। क्या अर्थ हुआ इस शब्द का? शब्दों के समूह को जन्म देने वाली सुर भारती। सुर मतलब देवताओं की और भारती मतलब भाषा। सुर मतलब देवताओं की, भारती मतलब भाषा, अर्थात देवताओं की भाषा संस्कृत। ठीक है, अलग अलग अर्थ आपको समझ में आया। अब मैं इसको सेंटेंस में बताऊंगी। क्या कह रहे हैं यहाँ पे लेखक? धन्यो अयम भारत देश, यह भारत देश धन्य है। अयम मतलब यह, धन्यो मतलब धन्य, भारत देश मतलब भारत देश। यह भारत देश धन्य है। यत्र मतलब जहाँ, जनमानस को, जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्भाविनी, श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली, श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली। और आप ब्रैकेट में लिखेंगे, और आप ब्रैकेट में लिखेंगे शब्द संदोह प्रस्विनी, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली तथा जनमानस पाविनी, जनमानस को पवित्र करने वाली। संस्कृत भाषा सुर भारती, संस्कृत भाषा विद्यमान है। संस्कृत भाषा विद्यमान है। समझ में आया? तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे लेखक कि यह भारत देश धन्य है जहाँ, यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। संस्कृत भाषा विद्यमान है। ये मैंने आप सबको 11th में पढ़ाया है, अधिकतर बच्चों को। आपको पता है कि मेरा संस्कृत पढ़ाने का ढंग क्या है। जो कुछ नए बच्चे होंगे जिनको मैंने कभी नहीं पढ़ाया होगा वो ध्यान देंगे कि पहले मैं हर शब्द का अर्थ 2-2 बार बताऊंगी, फिर 2 बार आपको सेंटेंस बताऊंगी और फिर तीसरी बार या दूसरी बार में जो सेंटेंस सरल है उसको फिर से बोलूंगी, जिसे कि आप अपनी संस्कृत की कॉपी में नोट करिएगा। समझ में आ गया? जो आपकी संस्कृत की कॉपी है उसमें चैप्टर का नाम डाल के नोट करिएगा संस्कृत ग्रामर की कॉपी में, जिसमें कि आप ग्रामर लिखेंगे जो आपने कॉपी बनाई है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कॉपी के बारे में पूरी जानकारी दी है। सो काइंडली डोंट आस्क अगेन कि मैम कौन सी कॉपी बनेगी कैसी। मेरा लास्ट वीडियो जो कामायनी का, जिसमें मैंने आपको लास्ट के पैराग्राफ्स पढ़ाए हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसमें मैंने आपको संस्कृत कॉपी कैसी बनानी है, क्या करना है, सब बताया है। तो अभी आपके ऊपर है
कि आप या तो ऐसा करिएगा कि संस्कृत कॉपी में बीच के पेज से इन सब का अनुवाद लिख लीजिएगा, और या फिर संस्कृत के चैप्टर्स का नाम लिख के। मैं पीछे लिखना इसलिए आपको प्रेफर करवाती हूँ ताकि आपको सारे अनुवाद एक जगह लाइन से मिल जाए, क्योंकि कभी ग्रामर कभी अनुवाद, कभी ग्रामर कभी अनुवाद, तो आपको कन्फ्यूजन होगा। और कुछ 5-6 चैप्टर ही आपके संस्कृत के हैं कोर्स में, ठीक है। और हो सकता है इनमें से भी कुछ अभी नए सिलेबस में घट गए हों, इसलिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप बीच के पेज से सारे अनुवाद लिखेंगे। समझ में आ गया? तो मैं फिर से आपको बता रही हूँ, और इस वीडियो को एक बार पुनः देख के ये अर्थ आप खुद लिखेंगे। जो भी मुझे लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा टफ है और बच्चे नहीं लिख पाएंगे, हालांकि ऐसा कोई भी अर्थ नहीं है, बट जहाँ भी मुझे थोड़ा सा भी लगेगा मैं उसका रिटन अनुवाद आपको खुद दूंगी। आपको लिखने को इसलिए प्रेरित कर रही हूँ ताकि थोड़ा आपको लिखने की प्रैक्टिस हो, क्योंकि आपके कोर्स में निबंध भी है और आपको निबंध और व्याख्या खुद से लिखनी होगी। ठीक है, समझ में आ गया? इसलिए इसको आप लिखिए। जो भी कठिन पैराग्राफ्स होंगे वो मैं आपको खुद आपके बिना कहे नोट्स भेजूंगी और क्वेश्चन आंसर भी भेजूंगी, जो केवल आर्ट्स वाले बच्चों को पढ़ना है। समझ में आ गया? सो आई होप सो दैट there will be no doubt to you all about this. So you write now कि यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को प्रकट करने वाली और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमानेषु, जितना विद्यमान है। क्या चीज? विद्यमानेषु मतलब जितना विद्यमान है। निखिल विश्वेऽपि, निखिल विश्वेऽपि मतलब इस विश्व में। निखिल विश्वेऽपि मतलब इस विश्व में। वाङ्मयेषु, ये जो शब्द वाङ्मय दिया है ना, वाङ्मय, वाङ्मय शब्द को का अर्थ ध्यान से सुनिए। वाङ्मय मतलब होता है साहित्यों में। आपकी जो नई बुक है उसमें अर्थ लिखा भी हुआ है। वाङ्मयेषु मतलब बेटा जो वाङ्मयेषु है, वाङ्मयेषु मतलब होता है साहित्य में। वाङ्मय शब्द आपका 3-4 बार आएगा अभी इस पूरे चैप्टर में, इसलिए ध्यान से सुनिए कि वाङ्मय मतलब होता है साहित्य। ठीक है, तो अखिल विश्व में मतलब पूरे विश्व में विद्यमान, वाङ्मयेषु साहित्य में, अस्या इसका, वाङ्मयम् इसका साहित्य। अस्या मतलब अस्या इसका, किसका? संस्कृत का। अस्या मतलब इसका, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? संस्कृत की। संस्कृत का साहित्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम और संपन्न, वर्तते मतलब है। समझ में आ गया? एकदम समझ में आ गया? फिर से देखिए क्या बोल रहे हैं लेखक कि वर्तमान समस्त साहित्यों में या पूरे विश्व के साहित्य में, जो भी आप लिखना चाहें, दोनों अर्थ सही है। वर्तमान विश्व के साहित्य में या वर्तमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य। आप चाहें तो अनुवाद को और क्लियर करने के लिए ब्रैकेट में इसका के आगे संस्कृत का लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको पता है, अब आप 12th क्लास में हैं, कि कहानी नहीं लिखनी है, कहानी नहीं लिखनी है। दिस इज नॉट हिंदी कि आप पूरी कहानी लिखेंगे, टू द पॉइंट अनुवाद लिखना है संस्कृत में। याद रखिए, हिंदी में आपको ज्यादा लिखने में नंबर मिलते हैं और संस्कृत में कम और टू द पॉइंट सही लिखने में आपको नंबर मिलते हैं। यह आपको अब तक के क्लासेस में भी बताया गया है। चूंकि ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए एक बार आपको कुछ बच्चों को पहली बार मैं पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पहले पैराग्राफ में ही जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ सारी चीजें क्लियर करते चल रही हूँ, ताकि आपको ना इस चैप्टर में ना आगे आने वाले चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन हो कि संस्कृत में आपको टू द पॉइंट अनुवाद लिखना है। तो जहां भी आपको लगे कि एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा और आप अपनी बात को एक्सप्लेन करना चाहें, वहां पे आप ब्रैकेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में आप लिखेंगे। ओके, सो लेट अस सी। इसका अर्थ देखिए फिर से कि वर्तमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य
सर्वश्रेष्ठ तथा संपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नामपि लोके प्रथिता। प्रथिता मतलब प्रथिता अस्ति। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। सरल चैप्टर है काफी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इयमेव भाषा, इयमेव मतलब यह भाषा, इयम धन एव, इयम मतलब यह और एव मतलब ही, इयम मतलब यह और एव मतलब ही, तो मतलब यही। समझ में आया? इयम मतलब यह और एव मतलब ही, तो मतलब यही। यही भाषा संस्कृत नाम्नापि, संस्कृत के नाम से, लोके प्रथिता अस्ति, संसार में प्रसिद्ध है। यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में, संस्कृत नामना अपि, भी लगेगा यहाँ पर, संस्कृत नाम से भी क्यों? क्योंकि ऊपर आपने क्या पढ़ा है? सुर भारती, देवताओं की भाषा है, कि जिसे हम देवताओं की भाषा कहते हैं। यह फर्स्ट लाइन में पढ़ रहे हैं। और थर्ड लाइन में आप क्या पढ़ रहे हैं? कि संस्कृत नाम से भी यह भाषा संसार में प्रसिद्ध है। यह भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। समझ में आ रहा है ना? गुड। अस्माकं रामायण महाभारतात्यदि ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। फिर से पढ़ रहे हैं लाइन। अस्माकं रामायण महाभारतात्यैतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं, अस्माकं मतलब, अस्माकं मीन्स हमारे रामायण महाभारत आदि, रामायण महाभारतादि ऐतिहासिक ग्रंथाः। तो क्या मतलब हुआ? इसमें कितने शब्द हैं? 3 शब्द। रामायण तो अलग है, 1 शब्द, फिर महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। समझ में आ रहा है ना? हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, कॉमा चत्वारो वेदा, चत्वारो मतलब 4, वेदा मतलब वेद, 4 वेद, सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण, अष्टादश मतलब 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य, अन्यानि मतलब और, अन्यानि मतलब अन्य, अन्यानि मतलब अन्य, च मतलब और अन्य, महाकाव्य नाट्यादीनि, महाकाव्य और नाटक आदि। देखिए इसमें 3 शब्द हैं। कौन कौन से शब्द हैं? महाकाव्य, नाट्यादीनि, महाकाव्य धन नाट्य धन आदीनि, अर्थात महाकाव्य नाटक आदि। अस्यामेव भाषायाम, अस्यामेव, अस्य धन एव, इसी भाषा में, भाषायाम मतलब भाषा में, लिखितानि सन्ति, लिखे हैं। समझ में आया? लिखे गए हैं, लिखितानि सन्ति, लिखे गए हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। एक बार फिर से नोट करने के लिए आपके, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, कॉमा लगाएंगे आप, 4 वेद, सभी उपनिषद या समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन देखिए। इयमेव भाषा सर्वा सामान्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तत्व विधिभः। फिर से पढ़ रहे लाइन। इयमेव भाषा सर्वा सामान्य भाषाणाम
जननीति मन्यते भाषा तत्व विधि भी। इयमेव भाषा, यही भाषा, इयमेव यही भाषा, इयमेव इयम धन एव, अभी आपको ऊपर बताया था, इयम धन एव मतलब यही भाषा, सर्वा सामार्य भाषाणाम सभी भाषाओं की, सर्वा सामार्य भाषाणाम, सर्व सम धन आर्य भाषाणाम, सर्वसम मतलब सभी, आर्य मतलब आर्य, आर्य एक जाति थी जिसके आधार पर भाषा लिखी गई है, तो भाषाणाम भाषाओं की, यह भाषा ही सभी आर्य भाषाओं की, यह भाषा ही सभी आर्य भाषाओं की जननी थी, जननी है, जननी मतलब माँ है, डैश लगाएंगे आप, मन्यते भाषा तत्व विधिभ, मन्यते भाषा तत्वविधिभ मानते हैं कौन, भाषा तत्वविद, भाषा तत्वविद कौन होते हैं, भाषा मतलब तो जानते हैं लैंग्वेज, तत्वविद जानकार, भाषा के तत्व को जानने वाले, कौन, भाषा के तत्व को जानने वाले। तो आप इसका अर्थ कैसे लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है, डैश, पुरानी बुक्स में यहाँ पर डैश लगा था, ये मैं आपको नई बुक से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपकी बुक से मेरी बुक मेल खाए। नई बुक में डैश हटा दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डैश अर्थ में लगाएंगे, समझ में आ रहा है। पुरानी एडिशन में वो डैश लगा था जो कि सही था, क्योंकि यहाँ पर ये एक बात को एक कोट कह रहे हैं कि यह भाषा सभी भाषाओं की जननी है, डैश मन्यते भाषा तत्वविद, तो आप लिखेंगे ऐसा, ऐसा को आप ब्रैकेट में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में, ऐसा ब्रैकेट क्लोज, भाषा के जानकार या भाषा विशारद मानते हैं, भाषा के तत्व को जानने वाले या भाषा के जानकार या भाषा विशारद, तीनों सही है जिसमें आप एट इज हो लिखने में, ठीक है, कि ऐसा भाषाविद जानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम बहुविद्या ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम न च कस्यापि दृष्टेर विषय। फिर से पढ़ने इस लाइन को, संस्कृतस्य गौरवम बहुविद्य ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषय। संस्कृतस्य संस्कृत का, गौरवम गौरव या सम्मान, बहुविद्या ज्ञानाश्रयत्वम, बहुविद्या ज्ञानाश्रयत्वम मतलब क्या हुआ, बहु मतलब इसमें तीन शब्द हैं, देखिए, बहुविध एक शब्द, ज्ञान दूसरा शब्द, आश्रयत्वम तीसरा शब्द, क्या कैसे, बहुविध एक शब्द, ज्ञान दूसरा शब्द और आश्रयत्वम तीसरा शब्द। तो बहुविध मतलब होता है अनेक प्रकार के, ज्ञान मतलब बुद्धि, आश्रयत्वम मतलब ज्ञान का आश्रय होना, बहुत प्रकार की या अनेक प्रकार की ज्ञान का आश्रय है, ठीक है, समझ में आया कि संस्कृत का गौरव बहुत प्रकार की ज्ञान और व्यापकता, ज्ञान का आश्रय है, व्यापकत्वम च न व्यापक है, च न कस्यापि, च न और ये, कस्यापि किसी की भी, दृष्टेर विषय दृष्टि से, दृष्टेर विषय न मतलब नहीं, तो दृष्टि का विषय नहीं है, इसको समझिए थोड़ा सा क्या कहना चाह रहे हैं लेखक, थोड़ी कठिन लाइन है ये, सरल है लेकिन फिर भी अपने आप में कठिन है, समझेंगे तो समझ में आएगा कि संस्कृत का गौरव, क्या कह रहे हैं, संस्कृत के गौरव को या संस्कृत का गौरव और उसका ज्ञान, उसका बहुत ज्ञानी होना, मतलब कि संस्कृत के साहित्य में इतनी सारी चीजें हैं, इसका मतलब ये है अर्थ। अगर आप गूढ़ता में जाएंगे, हिंदी में आपको लिखना होता तो आप ऐसे लिखते कि संस्कृत का गौरव और इसका अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना बहुत व्यापक है और ये किसी की दृष्टि से छुपा नहीं है, ठीक है, और इसको आप एक्सप्लेन करते, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको संस्कृत में लिखना है तो आप टू द पॉइंट अनुवाद लिखेंगे, केवल अनुवाद। तो आप कैसे लिखेंगे कि संस्कृत का गौरव कॉमा उसका ज्ञान, संस्कृत का गौरव कॉमा उसका ज्ञान
और व्यापकता च न कस्यापि दृष्टिर्विषय, किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है, किसी की दृष्टि से छिपी नहीं है। इज इट क्लियर? यस। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय संयुक्तमाचार्य प्रवरणेन दंडिना संस्कृतम नाम दैवी वागान वाख्याता महर्षिभिः। फिर से देखिए इसको। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यग्युक्त आचार्य प्रवरणेन दंडिना संस्कृतम नाम दैवी वागान वाख्याता महर्षिभिः। थोड़ा कठिन लाइन है, अलग अलग अर्थ देखेंगे हम लोग। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को, दृष्टिपथमानीय, दृष्टि मतलब दृष्टि में, पथमानीय रखते हुए, संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव को, दृष्टिपथमानीय दृष्टि में रखते हुए, सम्युक्त आचार्य प्रवरणेन, सम्युक्त सबके आचार्य प्रवर मतलब श्रेष्ठ, सबके दृष्टि में श्रेष्ठ आचार्य दंडिना के बाद जब ऐसे डैश लगता है ना, तो इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति ने कहा है। समझ में आया? ये संबोधनकारी चिन्ह है ना, ये सांकेतिक चिन्ह जो है, तो इसका मतलब है कि आचार्य दंडी ने ये कहा है। क्या कहा है? फिर से एक बार बता रहे हैं कि संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए आचार्य प्रवर या सबके द्वारा श्रेष्ठ आचार्य प्रवर दंडी ने कहा है। क्या कहा है? संस्कृतम नाम दैवी वागान वाख्याता महर्षिभिः। महर्षिभिः मतलब क्या होता है बेटा? महर्षिभिः मतलब होता है महर्षियों ने। यहां से चलो, पीछे से चलो, उर्दू की तरह, जैसे उर्दू में इधर से देखते ना, वैसे पीछे से चलो। महर्षिभिः मतलब महर्षियों ने। संस्कृतम नाम मतलब संस्कृत को, दैवी वागान वाख्याता, दैवी मतलब दैवीय देवताओं की, वागान वाख्याता मतलब वाणी, वागान वाख्याता मतलब वाणी। क्या कहा है आचार्य दंडी ने? तो आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, क्योंकि ये डार्क थोड़ा सा डार्क ब्लैक में लिखा है ना, तो इसका मतलब है कि आचार्य दंडी का कथन है, आचार्य दंडी द्वारा कहा गई बात है। तो उसको हम किस में लिखेंगे? डार्क में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। ऊपर आपने लिखा है कि आचार्य दंडी ने कहा है डैश, फिर नेक्स्ट जैसे लिखा है, संस्कृत में जैसे लिखा जाता है आपको वैसे ही लिखना होता है। ये आपको प्रीवियस क्लासेस में भी हमने बताया है और टीचर्स ने भी आपको बताया है ना। तो आप कैसे लिखेंगे? पहले आप ये वाला वाक्य लिखेंगे, डैश 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 दंडी ने कहा है डैश, फिर नेक्स्ट लाइन में पैराग्राफ चेंज करके इन्वर्टेड कॉमा में आप क्या लिखेंगे कि संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। फिर से ये पूरा सेंटेंस बता रहे हैं कि संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए आचार्य प्रवण दंडी ने ठीक कहा है डैश, संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स कि संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए आचार्य प्रवण दंडी ने ठीक ही कहा है डैश, इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट, संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है, पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ओके, समझ में आया? आई होप सो कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हर लाइन को मैंने 3 से 4 बार पढ़ाया है और लिखवा भी दिया है। इसको ध्यान से एक बार देखिए, इसके नोट्स अपनी कॉपी में लिखिए। आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको नोट्स कहाँ लिखने हैं सारे, क्योंकि मुश्किल से आपके देखिए 7 चैप्टर कोर्स में थे। अभी मुझे लगता है कि अगर 30% उन्होंने सिलेबस घटाया है तो मे भी 2 से 3 चैप्टर वो संस्कृत के आपके हटा दें, शायद हटाएं, अभी मैं शायद कह रही हूँ, लेकिन जो चैप्टर्स होने चाहिए कोर्स में वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो 5 से 6 चैप्टर ही आपके संस्कृत में आएंगे। तो फिर से ध्यान से सुन लीजिए, इन सारे अनुवादों को संस्कृत की कॉपी में पीछे की साइड एक तरफ लिखिएगा। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आज मैं आपको केवल एक चैप्टर पढ़ा रही हूँ, एक पैराग्राफ, ठीक है। आज मैं रोज 2 वीडियो भेजती हूँ,
लेकिन आज मैं आपको केवल एक वीडियो भेजी हूँ और मैंने बहुत धीरे से पूरा 20 मिनट पढ़ाया है, एक एक लाइन को बताया है, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे से पहली बार पढ़ रहे होंगे संस्कृत। जो पढ़ रहे हैं उनको तो पता होगा कि कैसे मैम पढ़ाती हैं, तो वो यूज टू होंगे, बट जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, इसलिए मैं आपको आज केवल एक वीडियो भेज रही हूँ जिससे मैंने आपको 20-22 मिनट केवल पढ़ाया है। इसको पढ़िए, नोट्स लिखिए, कंप्लीट करिए ये पैराग्राफ, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं उसको जानने के बाद ही, अगर आपको सब समझ में आ रहा है, होप सो आपको सब समझ में आएगा, तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी, और नहीं तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हुए आगे का वीडियो नेक्स्ट फ्राइडे को आपको भेजूंगी। ओके, बट काइंडली कंप्लीट योर दिस चैप्टर and kindly complete your poems till Kamini. Okay, so be safe, be healthy, God bless you, thank you.